अंबरनाथ की उमस भरी दोपहर थी। आकांक्षा ने कांपते हाथों से आर्यन की तरफ देखा, जो अपना लैपटॉप बंद कर रहा था। आर्यन, अंश की दवाइयों के लिए और इस महीने की स्कूल फीस के लिए थोड़े पैसों की जरूरत है। आर्यन ने अपनी नजरें फोन से नहीं हटाई, बस एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दी। फिर से पैसे? आकांक्षा, महीने के 15 दिन भी नहीं हुए और तुम्हें फिर पैसे चाहिए? क्या तुम्हें लगता है कि पैसे पेड़ों पर उगते हैं? जो 5,000 मैंने पिछले महीने दिए थे, उनका हिसाब तो तुमने दिया नहीं, ऊपर से फिर मांगना शुरू कर दिया। तुम्हारी आदतें बिगड़ गई हैं। आकांक्षा की आंखों में पानी आ गया। आर्यन, वो पैसे घर के राशन और बिजली के बिल में खत्म हो गए। मैं अपने शौक के लिए थोड़े ही मांग रही हूँ। अंश को बुखार है। तभी कमरे में सुमित्रा देवी का प्रवेश हुआ। अरे बहू, किधर मर गई? बाहर देख, माया को देर हो रही है, उसे ऑफिस जाना है। उसका टिफिन अभी तक तैयार नहीं हुआ। जब देखो तब अपने पति के सामने ड्रामा शुरू कर देती है। सुमित्रा देवी ने आर्यन से कहा, बेटा देख लो इसे, दिन भर घर में आराम फरमाती है और जब देखो तब पैसों के लिए किचकिच करती है। माया को देख, ऑफिस में कड़ी मेहनत करके पैसा लाती है, उसे कोई शिकायत नहीं। तुझे पता है आकांक्षा, मेहनत क्या होती है? अगर तूने कभी ऑफिस जाकर काम किया होता तो तुझे पैसे की वैल्यू पता चलती, ना कि इस तरह घर बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ती। आकांक्षा ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके भीतर एक ज्वालामुखी सुलग रहा था। आकांक्षा रसोई में भागी। माया डाइनिंग टेबल पर अपना कीमती बैग रखकर फोन चला रही थी। दीदी, मेरा टिफिन जल्दी पैक कर दीजिए, मुझे निकलने में बहुत देर हो रही है। आकांक्षा ने कांपते हाथों से टिफिन पैक किया, जबकि उसके अपने हाथ में छालों का दर्द था। शनिवार की रात थी। अयांश को बहुत तेज बुखार था। घर में अफरा तफरी थी। उसी रात अमन और माया फिल्म और शॉपिंग करके लौटे थे। आकांक्षा घर का सारा काम निपटाकर अयांश को गोद में उठाकर डॉक्टर के पास भागने की तैयारी में थी। वो उम्मीद कर रही थी कि शायद आज रात माया किचन में थोड़ी मदद करेगी, पर माया शॉपिंग का बैग लिए अपने कमरे में चली गई। आर्यन ने डॉक्टर की फीस के लिए फिर वही पुरानी रट लगाई। तंगी चल रही है, कहीं पेड़ पर पैसे नहीं उगते। उस दिन आकांक्षा के मन में यह बात घर कर गई कि भाई भाभी की शॉपिंग के लिए पैसे हैं, पर बीमार बेटे के लिए नहीं। उस रात आकांक्षा रोई नहीं, बल्कि उसने अपने भविष्य के बारे में सोचा। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ उसने घर के सारे काम खत्म किए। अंश को नहलाकर, खाना खिलाकर स्कूल बस में बिठाया। अब उसके पास कुछ घंटे थे। वह सीधे घर के स्टोर रूम में गई, जहां वर्षों से एक सिलाई मशीन धूल फांक रही थी। मशीन को साफ करते हुए उसे अपने पिता के वो शब्द याद आए, बेटा, कभी किसी के आगे हाथ मत फैलाना। उसने सुई में धागा डाला। मशीन की पहली टिक टिक ने उसे सुकून दिया। यह सिर्फ सिलाई नहीं थी, यह उसके आत्मविश्वास की पहली धड़कन थी। धीरे धीरे आसपास की औरतों को पता चला कि आकांक्षा कपड़े सिलती है। मोहल्ले की आंटियों के ब्लाउज और सूट आने लगे। एक दिन माया ने उसे तंज कसते हुए कहा, मम्मी जी देखिए, हमारी खानदानी बहू अब दर्जिन बन गई है। पूरी सोसाइटी में हमारी बदनामी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि आर्यन भैया के पास क्या पैसे नहीं हैं जो आकांक्षा को सिलाई करनी पड़ रही है। सुमित्रा देवी आंख बबूला हो गई। क्या साबित करना चाहती है तू? कि हम तुझे खाना नहीं देते? तू हमें नीचा दिखाना चाहती है कि तू खुद कमाकर अपना स्वाभिमान बढ़ा रही है? आकांक्षा ने शांत स्वर में कहा, माँ जी, काम कोई भी छोटा नहीं होता। मैं अपना और अंश का खर्चा उठाना चाहती हूँ। मुझे अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। दबाव बढ़ता गया। आकांक्षा ने अपनी थोड़ी सी बचत से बाजार में एक छोटी दुकान भाड़े पर ले ली। अब वह शाम को दुकान पर बैठने लगी। एक दिन घर में बड़ा हंगामा हुआ। माया थक कर आई थी और उसने देखा कि किचन में उसके हिस्से के काम बचे हुए थे, जो पहले आकांक्षा बिना कुछ कहे कर दिया करती थी। माया ने तुरंत सुमित्रा देवी के पास जाकर शिकायत की। यह बात सुनकर सुमित्रा देवी गुस्से से चिल्लाते हुए आई,
और आकांक्षा को खरी खोटी सुनाने लगी। वहां आर्यन भी मौजूद था। आकांक्षा ने साफ मना कर दिया, माया, मैं अब तुम्हारे हिस्से के काम नहीं करूंगी। मैं दिन भर अपने बुटीक पर मेहनत करके आई हूँ। मैं भी थकी हूँ। तुम ऑफिस जाती हो तो मैं भी काम करती हूँ। मेरे काम को आप लोग छोटा समझना बंद करो। आर्यन अपनी कुर्सी से उठा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी काम के लिए मना करने की? आर्यन के डांट ने आकांक्षा के मन में जो बची खुची डोर थी उसे भी तोड़ दिया। आर्यन, जब मुझे तुम्हारी और इस घर की जरूरत थी तब तुमने मुझे सिर्फ बेइज्जत किया था। आज जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ तो तुम्हें दिक्कत है? मैं अब और अपमान नहीं सहूंगी। आर्यन ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तो जाओ, निकल जाओ इस घर से। देखते हैं कौन पूछता है तुम्हें और तुम्हारे दर्जी के काम को। आकांक्षा ने बिना डरे अपने बेटे अंश का हाथ पकड़ा और कहा, ठीक है आर्यन, मैं चली जाऊंगी। जहां सम्मान नहीं वहां रहने का कोई अर्थ नहीं। आकांक्षा अपना और अंश का सामान लेकर उस घर से निकल गई। पीछे सुमित्रा देवी, माया और आर्यन उसे ताने मारते रह गए। आकांक्षा ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो उस दिन आजाद हो गई थी। पहली रात एक छोटे से कमरे में डर और उम्मीद के बीच बीती, लेकिन अगले ही दिन से आकांक्षा ने अपनी सिलाई मशीन को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उसने जी तोड़ मेहनत की। देखते ही देखते उसकी दुकान पर ऑर्डर्स की लाइन लग गई। वह सिर्फ कपड़े नहीं सिलती थी, वह अपना सम्मान बुन रही थी। वह अब किसी के आगे पैसे के लिए हाथ नहीं फैलाती थी। उसकी दुकान अब शहर की जानी मानी दुकान बन गई थी। उसने अपने बेटे अंश को शहर के बेहतरीन स्कूल में दाखिला दिलाया। उसे अब किसी के ताने सुनने की जरूरत नहीं थी। इधर आर्यन के घर का हाल बेहाल था। माया ऑफिस में व्यस्त रहती और घर के कामों को लेकर सास बहू में रोज झगड़े होते। उन्हें एहसास हुआ कि जो मुफ्त काम आकांक्षा करती थी वह वास्तव में अनमोल था। आर्यन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह आकांक्षा के पास गया और माफी मांगी। उसने कहा, आकांक्षा, बहुत बड़ी भूल हुई। चलो वापस घर चलते हैं। आकांक्षा ने आर्यन की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, आर्यन, अब बहुत देर हो गई है। जब मुझे आपकी और इस घर की जरूरत थी तब आपने मुझे सिर्फ ताने दिए। अब मैं अपने पैर पर खड़ी हूँ। आकांक्षा ने साबित कर दिया था कि एक स्त्री की पहचान उसके पति या ससुराल की मोहताज नहीं होती। उसने अपनी मेहनत से अपना घर बनाया था। अंश अब अपनी माँ को गर्व से देखता था। उससे अपनी माँ की मेहनत और उनके हुनर पर नाज था। आकांक्षा की दुकान का विस्तार हुआ। उसने उन जैसी कई महिलाओं को रोजगार दिया जो अपने घरों में दबी हुई थी। उसने एक नया अस्तित्व पाया था। वह अपनी आजाद और सम्मानपूर्ण जिंदगी में बहुत खुश थी। उसने आर्यन और उस पुराने अपमानित जीवन को बहुत पीछे छोड़ दिया था। उसने एक ऐसी कहानी लिखी जो हर उस औरत के लिए मिसाल थी जो खुद को कमतर समझती है। उसका अस्तित्व अब किसी की दया पर नहीं, उसके अपने पसीने पर टिका था। यह कहानी यही समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।